कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के कारण बैंकों के एनपीए में वृद्धि हुई और कर्जे बढ़ गए। तो वो पूरी तरह से इसके लिए नंगे होकर नाच रहे थे कि बस इसको दोबारा बना दे मोदी सरकार 3 साल के। लेकिन मोदी सरकार बहुत अच्छे से, प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कौन कितने पानी में है और क्या इसके वो है। ये मुंह काला कर रहा है उसका अधेड़ का, जो इसको लेकर नाच रहा था। तो जब इसकी बातों पे तुम नाचते हो तो अब इस बात पे भी नाचो। लेकिन 2014 के बाद जिनकी आंखें खुली हैं, जिनमें प्रचंड राष्ट्रवाद जागा है, मोदी के लिए बिल्कुल दीवाने हुए जा रहे हैं, तो उसमें भी कोई आपको ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं कोई निजी स्वार्थ है। एक तरह से जिसके नाम पर ये नाच रहे थे, जिसके आरोप पर ये नाच रहे थे, वो आदमी खुद छोड़कर भाग गया अपनी, एक तरह से अपनी जिम्मेदारी, अपनी कुर्सी वो छोड़कर भागा। क्यों? तो वो इसी तरह का, क्योंकि अडानी वाला मामला हम लोग के देश का था, तो हम लोग की समझ में आ रहा था फर्जीवाड़ा है, एक एजेंडे के तहत है। तो इनके समझ में क्यों नहीं आया? मेन मनीष जी ये है कि ये विदेशी फ्रॉडों के मामले में, विदेशी ठगों के इशारे पर, विदेशी जालसाजों के इशारे पर, विदेशी धोखाधड़ी करने वालों के इशारे पर, देश के दुश्मनों के इशारों पर ये हिंदुस्तान के राजनेता क्यों नाचने लगते हैं? राहुल गांधी क्यों नाचने लगता है? पूरी कांग्रेस क्यों नाचने लगती है? अब ये क्या अब अपना मुंह लेके क्या बताएंगे ये? कल अब जो लगातार इनकी बातें दिखा रहे थे, क्या कल से न्यूज चैनल इनके मुंह में माइक घुसेड़ेंगे? अब बताओ तुम क्या कहोगे कि उसके इस्तीफा देके भागने का मतलब कि वो झूठे आरोपी गढ़ने के लिए लगा हुआ था, और अब उसकी समझ में आया कि एजेंडा हमारा चलना नहीं है, नंगे हो जाएंगे हम, तो वो छोड़कर भाग गया, आपको नहीं वहां पे आ जाएगी। तो ये है असलियत। जिस तरह के हमेशा यहाँ हुड़दंग करते हैं, ये हंगामा करते हैं, तो जब मैं कोई इनका हुड़दंग देखता हूँ, जब मैं कोई इनका हंगामा देखता हूँ मनीष जी, तो मेरे मन में पहला सवाल ये आता है कि ये अपना कौन सा कुकर्म छुपा रहे हैं। ये है इनका मेन अड्डा, कि ये भारत पर हमला अपने किसी पाप को छुपाने के लिए, अपने किसी कुकर्म को छुपाने के लिए ही करते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ सकारात्मक है ही नहीं। बिल्कुल, इनके पास इसीलिए अडानी पर संसद नहीं चलने दिया। इस देश को समझना चाहिए कि पूरी साजिश थी कि इस देश के अर्थतंत्र को चौपट किया जाए। भारत जो कह रहा है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, उस राह में जिस तरह से तेजी से भारत बढ़ रहा है, पूरी साजिश जॉर्ज सोरस के इशारे पर भारत के अर्थतंत्र को तोड़ने की थी, और ये पूरी तरह से खुलकर साफ आ गया। और इनकी बचे खुचे कपड़े जो इनके बजट में थोड़े बहुत बचे थे, वो एक इनके जो पुराना आदमी जिसको वो अपना आर्थिक गुरु मान रहा था एक तरह से, उसके साथ बैठ के 1 घंटे का अपना इंटरव्यू दिखा रहा था उस रघुराम राजन का, वो उसके साथ कोई भाजपा इंटरव्यू करने नहीं गया। उसने खुद, उसका एक बयान आया है, वो आज बड़ी चर्चा में है, और मैंने मनीष जी मेरे ख्याल से उसका रिट्वीट भी कर दिया, देख लीजिए आप तब तक मैं तब तक मैं हिंदी में पढ़े देता हूँ। उसने कहा क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के कारण बैंकों के एनपीए में वृद्धि हुई और कर्जे बढ़ गए। सीधे सीधे वो कांग्रेस के कुकर्मों का भंडा फोड़ कर रहा, मटका फोड़ रहा है उनके पाप का घड़ा। राजन ने इस दौरान मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आज की तारीख में सरकारी बैंकों और पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। जी आप बोलते रहे, मैं इसको ऑडियो कम कर देता हूँ, व्यूअर्स सुन लेंगे इसको। जी जी। हाँ, कि राजन ने इस दौरान मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आज की तारीख में सरकारी बैंकों और फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिति ज्यादा बेहतर है। सरकार ने बैंकों को बचाने के लिए जो फैसले लिए वे बहुत जरूरी थे। राजन ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के कार्यों, फैसलों और नीतियों की भी सराहना की। आपको बता दें कि राजन के ही वीडियो और बयान को आधार पर कांग्रेस मोदी सरकार और बीजेपी पर हमलावर रही है। राजन की मौजूदा सरकार के खिलाफ बयान और उनके झुकाव के कारण राहुल गांधी ने उनका इंटरव्यू भी किया था। तो एक मोदी सरकार का घोषित विरोधी, कांग्रेस का प्रमाणित नेता कह लीजिए, इसको अफसर कह लीजिए, ब्यूरोक्रेट कह लीजिए, क्या कहूं इसको, कि ये आदमी आज ये मजबूर हो गया कि आकर मोदी सरकार के भजन ये गा रहा है। तो जिस तरह से इसकी आलोचना पर नंगाई करता था राहुल गांधी, इसकी आलोचना पर हुड़दंग करता था, इसके समर्थन में बोलता था कि रघुराम राजन ने ऐसा कह दिया, आज जब ये भजन गा रहा है मोदी सरकार के और साथ ही साथ कांग्रेस के कुकर्म गिना रहा है, यूपीए सरकार में कैसे लूट हुई है बता रहा है, तो क्या राहुल गांधी उसी तरह से आकर माफी मांगेगा मोदी से? जिस मोदी को बताता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो नीच है, डंडे से मारे जाएंगे, तो आज आकर तो क्योंकि मैं तो रघुराम राजन को ही पैमाना बना रहा हूँ कि इसने जब आलोचना शुरू की थी शुरू में, इसको पलटी क्यों मारी होगी? मतलब लोगों को ये दिमाग में है कि भाई चूंकि ये रिजर्व बैंक का गवर्नर था,
और भारत सरकार के रिजर्व बैंक का गवर्नर, उसके बाद जो पूर्व गवर्नर बना, इसने सरकार को बड़ी असहज स्थिति में डाला था एक समय में। नहीं, मतलब असहज स्थिति में कभी नहीं, इसके बयान को लेकर कभी असहज स्थिति में नहीं रही। जब इसको दोबारा बनाया नहीं गया था गवर्नर, तब ये इसने आग उगली थी। इसने बड़ा उल्टा सीधा बोला था कि मतलब एक तरह से आर्थिक नीतियों की इसने आलोचना की थी, खासकर उस समय अरुण जेटली की। तब तो निर्मला सीतारमण थी नहीं, लेकिन दुनिया जान रही थी कि क्योंकि इसको बनाया नहीं गया, और इसके लिए वो चाहे वो सरदेसाई हो और चाहे जितने खैराती हो, ये सब इसके लिए बैटिंग कर रहे थे नहीं, कि पाड़ा इससे पाड़ा ने इसकी खूब बैटिंग की थी, भले इसकी भाषा कुछ समझता हो या ना हो, मगर इन लोगों ने पूरी हाँ, जमकर बैटिंग की थी। तो वो पूरी तरह से इसके लिए नंगे होके नाच रहे थे कि बस इसको दोबारा बना दे मोदी सरकार 3 साल के। लेकिन मोदी सरकार बहुत अच्छे से, प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कौन कितने पानी में है और क्या इसके वो है। तो ये काटता रहा, बनवास काटता रहा। और अब की 2024 में, क्योंकि ये तो बड़ा खास था राहुल गांधी का, तो इसको भी बड़ी उम्मीद थी। इसको पूरी साजिश में एक तरह से हिस्सा था ये। इसने बयानबाजी की थी कि ये सरकार यहाँ पे बदल जाएगी और उसके बाद मोदी सरकार चली जाएगी 2024 से, फिर इसको लूटपाट करने का मौका मिलेगा, हो सकता है इसको वित्त मंत्री बना दे। 2024 में इसका भी सपना टूटा और इसको लगा कि अब 5 साल और उसके बाद 2-4 महीने चुप रहा, क्योंकि वो जो जिस तरह से 99 को बड़ा मानने का पागलपन का शिकार पूरी कांग्रेस थी, साथ में इंडी गैंग था, कि वो 99 को बड़ा मान रहा था, 240 को छोटा मान रहा था। तो ये भी रहा होगा कि शायद सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पिछले 5-6 महीने के अंदर सरकार चलाई है और जूते बजाए हैं, साथ में जूते भी बजाए हैं देश के अंदर के दुश्मनों पे और देश के बाहर के दुश्मनों पे, तो इसकी समझ में आ गया कि ये सरकार 5 साल कहीं हिलने वाली नहीं है और इसी धुआंधार तरीके से चलेगी। तो इसने सोचा कि इस नशेड़ी के चक्कर में मैं अपना करियर न खराब करूं, तो ये दोबारा आया है भेष बदल के, इस तरह की तारीफ कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को कोई अंतर पड़ना नहीं है। अब ये बोल रहा है सच, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी काल नेमियों और मारीचों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ना। ये अपना भजन गाए, राम भजन गाए, ढोलक वोलक लेके गाए, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये मुंह काला कर रहा है उसका अधेड़ का, जो इसको लेकर नाच रहा था। तो जब इसकी बातों पे तुम नाचते हो, तो अब इस बात पे भी नाचो कि अरे मोदी सरकार ने तो कमाल कर दिया। तो इस पर नहीं नाचोगे तो तुम अपनी चॉइस देखो। मोदी सरकार तो इसके आलोचना में भी नहीं नाची थी और इसके विरोध में भी नहीं, जब ये तारीफ कर रहा तब भी नहीं नाचेगी, क्योंकि उसके लिए कूड़े का ढेर 2016 में हो गया था। जब ये विदा हुआ था तो मोदी सरकार ने बता दिया था कि तुम कूड़े ढेर हो, तुम्हारा हमारा कोई मतलब नहीं है। तो वो तो ठीक है, वो अभी उसी न्यूट्रल है। तुम जो नाच रहे थे तो अब जरा फिर नाचो इसकी बात पे। अच्छी बात यह कि सब के सब अपना जो है नकाब खुद ब खुद उतार रहे हैं और खुद ब खुद ये सब के सब नग्न हो रहे हैं। उसमें रघुराम राजन का मैदान में आना, बड़े पैमाने पर लोग लिख रहे थे कि रघुराम राजन का सच क्या है। तो रघुराम राजन को भी, ये बहुत सारे ऐसे लोग हो चुके थे ओवर महत्वाकांक्षी कि हम वित्त मंत्री बनेंगे, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो, यशवंत सिन्हा हो, इन सबको लग रहा था कि हम अटल जी के समय हमने मौज किया था तो हमसे ज्यादा काबिल कोई है नहीं। मैं मनीष जी दर्शकों को बता दूं कि आप लोग इतने गहन चिंता, गहन उलझन में मत पड़ा करिए। अगर आप लंबे समय से, खासकर जो हम लोग की उम्र या थोड़े जिनकी उम्र ज्यादा है, वो लोग अच्छे से समझ लें कि 2014 के बाद जिनकी आंखें खुली हैं, जिनमें प्रचंड राष्ट्रवाद जागा है, मोदी के लिए बिल्कुल दीवाने हुए जा रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई आपको ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं कोई निजी स्वार्थ है, ये समझ लीजिए आप। इसीलिए नए दुकान, और वो नए दुकानदार इसीलिए कुछ ही दिन बाद धैर्य खो देते हैं कि माल मिला नहीं, जुगाड़ हुआ नहीं, सेटिंग हो नहीं पाई। नहीं मनीष जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो बड़े दुकानदार हैं, जो आपको चेहरा दिखाते हैं, अखबारों में लिखते हैं या मीडिया में आते हैं। मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा हूँ। आम जनता तो 2014 के बाद जो थी, उसने उससे पहले मोदी को जाना ही नहीं था, बस गुजरात के लोगों ने जाना था। बाकी आम जनता का गुजरात से कोई लेना देना नहीं था। उसने केवल नाम सुना था मोदी, जो एक बढ़िया शासक है। उसने 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ बनाया। 2014 से 2024 की जो कार्यकाल है, तो उसमें समर्थकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो आम आदमी था, उसको आनंद आया, वो आज की तारीख में मोदी के समर्थक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मीडिया के अंदर बैठे हैं, जो सोशल मीडिया में अपना दंड पेल रहे हैं, ट्विटर पे आ रहे हैं। उनको जरा 2014 से पहले उनके बारे में पता करिए। तो जो 2014 से पहले था वो ठीक है, तो वो तो ठीक, लेकिन जिसने 2014 के बाद केचुल बदली है, तो वो तो
वो पहले भी तो था, वो पहले भी तो पत्रकारिता कर रहा था, तो वो पेटीकोट पत्रकारिता कर रहा था क्या, लेकिन तब वो वहां स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, अब यहाँ पे कुछ है, और इसीलिए बहुत से लोग बाद में बिदक भी गए अरे क्योंकि उसके बाद बहुत सारे लोगों ने धैर्य खो दिया, उनको लगा कि दुकान में कुछ मिलना नहीं है, कहीं राज्यसभा नहीं जा सकते, कहीं दूरदर्शन में सेट नहीं हो पा रहे हैं। और जब आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, कहते हैं ना कि वो चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। तो सब कछु तो सब कुछ है, लेकिन जब आप सत्ता के हम ये काम इसलिए कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि मुझसे भी कई साथी कहते हैं कि इतना आप करते हैं सरकार और सिस्टम से क्या होता है। हम पब्लिक मंच पे कहते हैं सरकार और सिस्टम से सहयोग की जरूरत ही हमें नहीं है, हम यदि नेशन के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए हम किसी व्यक्ति के लिए कर रहे ही नहीं है, किसी मोदी और योगी के लिए नहीं कर रहे, वो यदि नेशन के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। व्यक्ति व्यक्ति अलग है, व्यक्ति मोदी कुछ एक्सेप्शन है या वो योगी कुछ एक्सेप्शन है, तो उनके बारे में बात करनी पड़ती है क्योंकि वो कुछ जरूरत से ज्यादा वो अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं। लेकिन मैं मूलता होती विचारधारा, आप किस विचारधारा की, मैं अपना किस्सा बता देता हूँ मनीष जी। 2000 का किस्सा है, 2001 में मैं एक अखबार में इंटरव्यू देने गया, बड़े प्रचंड वामपंथी थे वो जो संपादक महोदय थे, उनके साथ मैं बैठा, तो मैं अपनी कुछ राइटिंग के अपने कुछ लेटर वगैरह जो आर्टिकल थे वो मैं उनकी कॉपी लेके गया था। तो बाकी देखा कहना ये तो अच्छा है, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, मैं जानता था कि बड़े कट्टर वामपंथी हैं, लेकिन उसमें एक लेख था मेरा, तो वो दर्शक याद होगा कि वो जो आपको उड़ीसा वाला तो बड़ा याद होगा, स्टेन्स जो जला दिया गया था ईसाई मिशनरी उड़ीसा में, जिसमें दारा सिंह को सजा हुई। तो उसी समय जब स्टेन्स जलाया गया था, उससे 10-5 दिन बाद हमारे गोंडा के तेलियाकोट गांव में एक मुस्लिम महिला तैबुन्निसा जला दी गई थी, और उसके साथ भी उसके 2 बच्चे जल के मर गए थे। अगर स्टेन्स के साथ 2 बच्चे मरे थे तो तैबुन्निसा के साथ भी 2 बच्चे मरे थे। तो कोई यहाँ का मामला था, तो मैं तेलियाकोट गांव तक गया था, मीडिया गई थी, तो मैं भी गया था, पूरा उसका घर और देखा था। मतलब वहां कोई बचा नहीं था, हड्डियां पड़ी थी जली हुई, तब तक हटी नहीं थी। तो बिल्कुल से एक तरह की घटना थी। तो उस पर मैंने लिखा था कि क्या फर्क है स्टेन्स और तैबुन्निसा में, ये मैंने उस पर लेख लिखा था, तो मैंने वो भी रखा, मैंने कहा ये लिखा ये जरा है। तो जैसे ही उन्होंने देखा उसको, उसकी हेडिंग ही देख के एकदम जैसे करंट लगता है, और इस तरह से बमक गए मेरे ऊपर कि ये कोई मतलब हुआ, स्टेन्स में बड़ा फर्क है और तैबुन्निसा एक आपराधिक घटना है, ये वैचारिक घटना है। मतलब उन्होंने पूरा ज्ञान अपना वामपंथ वाला मेरे ऊपर उड़ेल दिया। बाकी मेरी नौकरी क्या होनी थी आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्योंकि मैं थोड़ी देर सुनता हूँ, उसके बाद सुनता नहीं हूँ, तो पलट के उनको जवाब भी दिया, तो खैर वो वहां पे बम्बट हो गया, कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद आप जरा, मैंने कहा ना विचारधारा जो आपकी है वो तब तो मोदी का कहीं अता पता नहीं था, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री भी गुजरात के नहीं हुए थे। तो मूलतः आप क्या सोच रहे हैं, आप किस विचारधारा में पले हैं, क्या आपकी विचारधारा पलती वो बहुत मायने रखती है, और उसमें कभी कभार कुछ विशिष्ट लोग आ जाते हैं, जैसे योगी आए यूपी में, या आप मोदी को कह सकते हैं केंद्र में, और उसके बाद मोदी एक बड़ी कतार दे रहे हैं, तो उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही। इसीलिए हमने वो अलग से व्यूज मीडिया पर डाल दिया है कि मोदी ने कैसे अपने पीछे एक पीढ़ी छोड़ी है। इसको समझना, बहुत सारे व्यूअर्स लिख रहे थे संघ प्रमुख पर आप लोगों को क्या कह रहा है, तो हम ये प्रयास करेंगे, इसे अलग ढंग से, एक भ्रम बना हुआ है तो इसे थोड़े में नहीं सिमटा सकता है। कल हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, एक भ्रम जो बनी हुई है, तो हम लोगों ने पहले ही प्लानिंग किया कि इस विषय को हम कल उठाएंगे। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय और कई चीजें हैं। आज एक जावेद अख्तर का खेल हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि कल या परसों में जावेद अख्तर ने जो एक फन फैलाया है जिहादी जावेद ने, तो उस पर भी कोशिश करेंगे कल या परसों में एक बारीक विश्लेषण आपको देने का, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि संघ प्रमुख पर क्या है, क्या बोल गए। तो कई बार क्या होता है कि वो क्या बोले, वन पॉइंटर को क्या खे, जैसे अमित शाह के एक बयान को कैसे तिल का तार बनाया गया। इसलिए इस चीज को समझने, इन शातिर राक्षसों को समझने की जरूरत है सर। बस वही बिल्कुल जो अमित शाह के साथ खेल हुआ, वही खेल उनके साथ हुआ है, ये दर्शक समझ लें। बिल्कुल, इसको बारीकी से समझने की कल हम कोशिश करेंगे। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। फिर आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।